मैंने अभी तक लगभग 5 लाख से ज़्यादा क्रेडिट्स रिपोर्ट एनालाइज किया है, और उसमें कुछ कुछ ऐसी सिंपल मिस्टेक्स लोगों ने कर रखी है जिसके कारण या तो क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है या उनकी लोन लेने की एबिलिटी खराब है। What are the top three mistakes that you have seen people make? तो सबसे पहले तो लोग क्या सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जब उनको लोन चाहिए होता है तो वो हर ऐप पे जाके, हर जगह जाके, जहाँ पे भी उनको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है वहाँ जाके अप्लाई कर देते हैं। तो इससे होता ये है कि उनकी इंक्वायरीज बढ़ जाती है। ब्यूरो को लगता है कि ये बंदा जो है ये बहुत डेस्परेट है लोन के लिए। Hmm. तो उस चक्कर में ये बहुत नेगेटिव सिग्नल चला जाता है ब्यूरो को, और उनका स्कोर गिर जाता है, और आगे उनको लोन मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो पहली गलती है। दूसरी गलती, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं यूज करने चाहिए वो यूज किए हुए होते हैं। बहुत लोगों ने BNPL यूज किया हुआ है। उनकी सैलरी 1 लाख, 1,50,000, 1.5 लाख की सैलरी है, पर BNPL 6,000 रुपए का यूज किया हुआ है। ये भी एक बहुत नेगेटिव सिग्नल जाता है ब्यूरो को कि अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो इतना छोटा लोन क्यों ले रहे हो। पर लिया आपने लोन इसलिए कि आपको ई-कॉमर्स पे कुछ सामान खरीदना था, क्योंकि BNPL पे ऑफर है, इसलिए BNPL से ले लिया। तो 1.5 लाख की सैलरी और लोन लिया 6,000 का। बहुत गलत सिग्नल जाता है ब्यूरो को कि आप डेस्परेट हो। तीसरी गलती, जब लोन चाहिए होता है तभी लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं। उस टाइम पे क्या क्रेडिट स्कोर है, कैसी उनकी प्रोफाइल है, उससे उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी डिफाइन हो जाता है। तो ना चाहते हुए भी वो उनके पास 6 महीने, अगर 6 महीने पहले स्टार्ट करते तो उनके पास टाइम होता क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने का, इंटरेस्ट रेट कम रखने का। बट क्योंकि लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, लोन का अमाउंट भी उनको कम मिलता है। सैलरी का कितना परसेंट लोन भरने में जा सकता है? नॉर्मली सैलरी का 30% से ज़्यादा आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। तो आपके जितने भी लोन है उसकी EMI का जो पूरा सम है वो 30% से ज़्यादा नहीं हो सकता आपकी सैलरी का। अगर ये नंबर 40% के क्रॉस कर जा रहा है तो ये बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। देखिए, अगर आपकी 1 लाख की सैलरी और 30,000 का होम लोन जा रहा है तो लॉन्ग टर्म और कोई लोन तो आप मत लीजिए। शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ रही है 2 महीना 3 महीने की, तो आप 40% 45% तक जा सकते हैं। लेकिन 30% के नीचे उसको वापस लेके आइए, और कोशिश करिए कि आपकी सैलरी बढ़े। ये कैसे बनता है स्कोर और कौन इसको बनाते हैं? तो देखिए, स्कोर बनाने के लिए 4 कंपनीज हैं इंडिया में जो आपका स्कोर मेंटेन करती हैं: सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्रिफ। ये चारों कंपनीज स्कोर मेंटेन करती हैं, और ये चारों कंपनीज का स्कोर भी सही है। भले ही सबका नंबर अलग अलग आ रहा हो, लेकिन सबका स्कोर सही है। होता कैसे, बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में आपको दो इंडिकेटर दिखते हैं, एक BSC दिखता है, एक NSE दिखता है। BSC 80,000 पे चल रहा है, NSE 25,000 पे चल रहा है। दोनों मार्केट का हेल्थ ही बता रहे हैं। उसी तरीके से क्रेडिट स्कोर भी है, ये बताती वो आपका क्रेडिट हेल्थी है, क्रेडिट वर्दिनेस ही है, क्योंकि उसके पीछे जो डेटा होता है, जो आपने लोन ले रखे हैं, जो आपने रिपेमेंट किया हुआ है, जो आपने यूटिलाइजेशन आपने कर रखा है, उसके पीछे का डेटा चारों का सेम ही होता है, क्योंकि सेम ही बैंक चारों जगह पे रिपोर्ट कर रहा है। और क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो क्रेडिट स्कोर तो है, वो तो एक नंबर है कि 750 का क्रेडिट स्कोर है, 650 का क्रेडिट स्कोर है, 500 का क्रेडिट स्कोर है। एक नंबर है क्रेडिट स्कोर पे जो कि एक रेंज में बैठ जाता है। लेकिन जो क्रेडिट रिपोर्ट होती है उसमें होती है सारी सच्चाई कि आप ग्रेड A के हैं तो आप क्यों हैं ग्रेड A के। हम्म। अगर आपका स्कोर 800 के ऊपर है तो क्यों आपका 800 के ऊपर है, उसकी सच्चाई आपके क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर होती है कि आपने क्या क्या अच्छा किया हुआ है। आपने टाइम से लोन पे किया हुआ है, आपने सही मिक्स यूज़ किया हुआ है, आपने सही जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, वो यूज़ किए हुए हैं। या अगर आप क्रेडिट लोअर ग्रेड पे हैं, आपका 500 के नीचे स्कोर है, तो आपने कौन कौन से लोन डिफ़ॉल्ट कर रखे हैं, आपने कहाँ कहाँ पे टाइमली पेमेंट नहीं किया है, क्या आपने यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो वो सारी डिटेल्स जो होती है वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर होती है। क्या अपना खुद का स्कोर चेक करने से क्रेडिट स्कोर गिरता है? नहीं, ये बहुत गलत एक मिथ है, या लोगों को पता नहीं है। देखिए, क्रेडिट स्कोर चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक, जब आप खुद चेक करते हैं, आप किसी ऐप पे जाते हैं और अपना स्कोर चेक करते हैं, तो उसको सॉफ्ट इंक्वायरी बोलते हैं। वो इंक्वायरी आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है, क्योंकि बल्कि वो तो अच्छा होता है कि आप बार बार स्कोर चेक कर रहे हैं, वो एक अच्छा बिहेवियर है। तो उससे आपका स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। आपके स्कोर पे इम्पैक्ट तब होता है जब आप
जब आप कोई बैंक आपके बिहाफ पे आपका स्कोर चेक कर रहा है आपको लोन देने के लिए, उसको बोलते हैं हार्ड इंक्वायरी। अगर महीने में 1 हो रही है या 3 महीने में 2 हो रही है तो आपके स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन आपने बहुत जल्दी बहुत सारे बैंक में या बहुत सारे ऐप्स पे लोन अप्लाई कर दिया और वो सब अगर हार्ड इंक्वायरी मार रहे हैं आपके प्रोफाइल पे, तो ये बहुत नेगेटिव सिग्नल जा रहा है ब्यूरो को कि आप बहुत डेस्परेट हो लोन के लिए। तो ये सिग्नल आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर देता है। तो इसीलिए अगर आपको लोन चाहिए तो आप एक जगह पे या मैक्सिमम 2 जगह पे महीने में जाके आप हार्ड इंक्वायरी करा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह पे इंक्वायरी नहीं करानी चाहिए। हाउ डू अ पर्सन पैसे रीपे नहीं कर सकता है, वो कैसे उन लोगों के साथ डील कर सकता है? तो देखिए, रिकवरी एजेंट्स का काम है कि आपसे किसी तरीके से पैसा वापस लेना, लेकिन कई बार लोगों की सिचुएशंस अलग होती हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं घर में कि नहीं आप पे कर सकते। तो इसलिए आरबीआई के लॉज हैं कि कोई भी रिकवरी एजेंट आपको हरास नहीं कर सकता है, आपको ऑड आवर्स पे फ़ोन नहीं कर सकता है, आपको ऑड आवर्स पे परेशान नहीं कर सकता। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपको एक तो बिना डरे लेंडर से बात करके, नहीं तो रिकवरी एजेंट से भी बात करके बहुत आराम से उनको समझाना है कि आप अभी नहीं पे कर सकते हैं, आप फलाना दिन तक पे कर देंगे। या फिर आप ये लोन सेटल करना चाहते हैं, आप सेटल भी करा सकते हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, पर अगर आपको बहुत सिचुएशन खराब है तो आप लोन सेटल भी करा सकते हैं और बिना रिकवरी एजेंट के डर के आप बहुत आराम से उनसे बात करके कर सकते हैं। और अगर वो फिर भी एग्रेसिव होते हैं तो आपके पास आरबीआई का ग्रीवेंस नंबर है, नहीं तो ईमेल है, आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। सेटलमेंट करना किस हद तक सही है और कब सही है? देखिए, सेटलमेंट हमेशा आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। सेटलमेंट तब किया जाता है जब देर इज नो अदर वे फॉर यू टू पे बैक दैट लोन। आपके पास वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, आपके पास वो इनकम नहीं है जिससे आप वो अपना लोन जो है वो आप पे कर पाएंगे सही टाइम पे। तो उस केस में ही आप जाके बैंक से सेटलमेंट आपको करना चाहिए। और वो सेटलमेंट करने के 1 साल 2 साल के अंदर सिचुएशन अपनी ठीक करके, क्योंकि होता यह है कि जब आप सेटलमेंट करते हैं तो वो सेटलमेंट रिपोर्ट आपके ब्यूरो में 7 साल तक दिखती ही दिखती है। तो 7 साल तक तो लगभग आप समझिए कोई लेंडर आपको अनसिक्योर्ड लोन तो दे ही नहीं पाएगा। तो सेटलमेंट बहुत ही लास्ट स्टेज ऑप्शन है जो कि यूज करना चाहिए। ओके। और किसी ने लोन सेटल करके रखा है, अब उसने फाइनेंसेस इम्प्रूव कर लिए, पर इतने इम्प्रूव नहीं हो पाए कि वो सेटल लोन को क्लोज कर पाए जाके, बट स्टिल उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ही माइट रिक्वायर अ लोन और समथिंग। सो व्हाट्स द बेस्ट वे टू बिल्ड क्रेडिट आफ्टर बिल्ड क्रेडिट स्कोर आफ्टर यू हैव सेटल्ड? So after you have settled, and if you have a decent financial health, the best product to use after settlement is a secured credit card. And keep on paying that credit card. आप वो क्रेडिट कार्ड हर महीने पे करते रहें, उसको यूज़ करें और हर महीने पे करते रहें। इससे आपकी थोड़ी क्रेडिट हिस्ट्री, नई क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बनने लगेगी। सिक्योर क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आप एक एफडी के अगेंस्ट अपना एक कार्ड लेते हैं। तो जब आप एक एफडी के अगेंस्ट कार्ड लेते हैं तो आपका ब्यूरो चेक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, आपके स्कोर चेक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि आप एक सिक्योर्ड लोन है, आपने उसके अगेंस्ट एक एफडी रखी हुई है। तो बैंक आपको बहुत आसानी से एक सिक्योर क्रेडिट कार्ड दे देता है। आप उसको यूज़ करते रहिए, उस पे पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहिए, तो धीरे धीरे आपकी हिस्ट्री वापस बनने लगेगी, आपकी क्रेडिट वर्दिनेस वापस बढ़ने लगेगी। और ब्यूरो भी फिर उसको इस नए डेटा को, जो नया डेटा जो कैप्चर कर रहा है हर महीने आपके रिपेमेंट का, उसको अकाउंट में लेते हुए आपका स्कोर धीरे 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 इंक्रीज होता जाएगा और आपकी जो क्रेडिट वर्दिनेस है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो सेटलमेंट के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन सिक्योर क्रेडिट कार्ड ही होता और एक नया क्रेडिट टेकर है, एक यूजर है जिसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, उसके लिए व्हाट प्रोडक्ट्स वुड यू सजेस्ट? है। उसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ही है, क्योंकि आपके पास कोई स्कोर नहीं है, क्योंकि आपके पास आपने कभी कोई नया लोन नहीं लिया, कोई कार्ड है नहीं आपके पास, तो आपकी हिस्ट्री ब्यूरो के पास है ही नहीं, तो आप ब्यूरो को पता ही नहीं है कि आप कैसे यूज़र हो। तो इसलिए सबसे अच्छा अगेन सिक्योर क्रेडिट कार्ड ही आता है कि सिक्योर क्रेडिट कार्ड को आप पे करते रहिए, आपकी हिस्ट्री बनती रहेगी और इस कार्ड को आप लंबे टाइम के लिए यूज़ करते रहिए। फॉर पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 18 साल के हो रहे हैं, हम्म। उनके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि
आप अपने बच्चों को अपने नाम पे एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड दिलवा दीजिए, और वो यूज़ करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो उनकी क्रेडिट हिस्ट्री 18 ईयर्स से ही बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो बड़े होते रहेंगे, वो क्रेडिट कार्ड उनके पास रहेगा, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होती रहेगी, और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी क्रेडिट की, तो वो बहुत आराम से कोई लोन या हाउसिंग लोन या ऑटो लोन, जो भी उनकी ज़रूरत है क्रेडिट की, वो उनको मिल सकता है। मैं अगर कोई पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करवा रहा हूँ तो मेरा स्कोर इम्प्रूव होगा या कम हो जाएगा? देखिए, नॉर्मल केस में अगर आपका सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड आप क्लोज करा रहे हैं, तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेके बैठा है, क्रेडिट आपकी पूरी रिपेमेंट की हिस्ट्री लेके बैठा है। वो जब आप क्लोज कराएंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होगा, आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा। लेकिन अगर वो क्रेडिट कार्ड ऐसा है जिसपे आपने डिफॉल्ट कर रखा है, या आपने उस पर बहुत डिले कर रखा था पेमेंट में कभी हिस्ट्री में, और वो अगर आप क्लोज कराते हैं, तो शायद आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए उस केस में। बस वही एक केस है जब आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है, बाकी हर केस में आपका स्कोर गिरेगा ही गिरेगा। और अगर ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो विच इज़ नॉट माई ओल्डेस्ट बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, तब क्या होगा? तो उससे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री नहीं चेंज हुई, तो आपके क्रेडिट स्कोर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक पुराना, सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड आपका अभी भी एक्टिव चल रहा होगा, तो आपके क्रेडिट स्कोर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर अगर आप वो क्रेडिट पे लिमिट बहुत बड़ी थी, वो उस क्रेडिट कार्ड पे बहुत बड़ी लिमिट थी, तो उससे आपका यूटिलाइजेशन का परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा, तो उस कारण आपका स्कोर थोड़ा सा गिर सकता है, पर हिस्ट्री के कारण आपका स्कोर नहीं गिरेगा। तो अभी आपने क्रेडिट एज और क्रेडिट यूटिलाइजेशन की बात की, ऐसे और कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आपका क्रेडिट स्कोर बनता है और क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है? तो क्रेडिट स्कोर पे 5 मेजर मेजर फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। एक, आपके कितने ऑन टाइम पेमेंट्स हैं। एक, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी है, आप कितने सालों से रिपेमेंट्स कर रहे हैं लोन के, क्रेडिट कार्ड्स के। एक, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना है, कि आपके पास कितने की लिमिट थी और आप उसमें से कितना यूज़ कर रहे हैं। एक, आपके पास कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं। और एक है कि आपने कितनी इंक्वायरी कर रखी है हाल फिलहाल में। तो यही 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि क्रेडिट आपका क्रेडिट स्कोर को को बनाते हैं। अब इसके बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स ब्यूरो यूज करता है ये स्कोर बनाने के लिए। तो इसमें एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर चाहिए, तो इन पांचों का आप कोई एक ऑप्टिमल नंबर दे सकते हो कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन इतना रहना चाहिए, नंबर ऑफ अकाउंट्स इतने रहने चाहिए, क्रेडिट इंक्वायरी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? देखिए, ब्यूरो का एल्गोरिथम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इनके, अगर मैं थ्रेशोल्ड बोलूं, तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपका 30% से कम ही होना चाहिए। अगर 30% से ज़्यादा होगा तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होगा। कई बार लोग बोलते हैं कि 10% से भी नीचे रखो, लेकिन सबके लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो 30% एक अच्छा यूटिलाइजेशन नंबर माना जाता है। क्रेडिट हिस्ट्री तो ऐसी है कि आप जितनी ज़्यादा बना के रखोगे, क्रेडिट एज आपकी जितनी ज़्यादा बना के रखोगे, उतना अच्छा होता है आपके लिए। ऑन टाइम पेमेंट 100% होना चाहिए। एक भी पेमेंट आपका मिस होता है तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो कोशिश करिए कि कोई भी पेमेंट आपका मिस ना हो, सब पे आप सही टाइम पे, आपके ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट के दिन आप उसका पेमेंट कर दें। महीने में 1 या मैक्सिमम 2 इंक्वायरीज होनी चाहिए। 3 महीने में मैक्सिमम 4 से ज़्यादा इंक्वायरीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक्टिव अकाउंट्स आपके पास 4-5 होने चाहिए, लेकिन उनका जो मिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि उस 4-5 अकाउंट में आपके पास कितने सिक्योर्ड हैं, कितने अनसिक्योर्ड हैं। क्या आपके पास होम लोन है, होम लोन जो कि एक सिक्योर्ड है, होम लोन, ऑटो लोन, ये सब सिक्योर्ड में आते हैं। तो ये बहुत एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है ब्यूरो को कि आपके पास एक सिक्योर्ड अकाउंट है जिसको आप रेगुलरली पे कर रहे हैं। तो अजीत, आपने जो फैक्टर्स बताए 5, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे कौन से फैक्टर्स की वजह से होता है? ऑन टाइम पेमेंट और क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये 2 फैक्टर हैं जिनका आपके क्रेडिट स्कोर पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर आप अपनी क्रेडिट, अगर अपना ऑन टाइम पेमेंट, अपना एक ईएमआई या एक क्रेडिट कार्ड बिल, एक अगर आपने 100 सही पेमेंट किया और एक आपने गलत, आपने डिले कर दिया, तो आपका क्रेडिट स्कोर 50 से 60 पॉइंट भी नीचे गिर सकता है। तो ये दोनों फैक्टर, क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी, अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% के ऊपर चला जाता है तो आपका क्रेडिट स्कोर भी 30-40 पॉइंट से गिर सकता है।
तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये बहुत अच्छे से इनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। आपका सबसे बड़ा परचेस क्रेडिट कार्ड से वो क्या होगा? मैंने तो क्रेडिट कार्ड पे कार खरीदी थी, 12 लाख की कार थी। मेरा क्रेडिट लिमिट कार्ड पे 10 लाख का था, तो मैंने 10 लाख क्रेडिट कार्ड से पे किए थे। हालांकि मेरे पास पैसे थे, पर मैंने कार्ड से पेमेंट किया था और मेरी क्रेडिट कार्ड के रिपोर्टिंग से पहले मैंने उसका पूरा पेमेंट कर दिया था। तो मेरी यूटिलाइजेशन भी कम रही, मेरे पास कार भी आ गई और मेरे पास उसके पॉइंट्स भी आ गए। तो मेरा कार्ड HDFC इन्फिनिया था, तो HDFC इन्फिनिया पे 3.3% मिलते हैं आपको आपके परचेस वैल्यू के पॉइंट्स में। तो 10 लाख के 33,000 के पॉइंट्स मिले, ईच पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी, तो 33,000 रुपीज़ मिल गए, जो कि मैंने रिडीम कर लिए अपने फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स में। क्या BNPL लेना सही है? तो देखिए, BNPL के साथ प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए है, तो एक तो लिमिट बहुत कम रहती है उसमें, 20,000 25,000 तक की लिमिट रहती है BNPL पे। और BNPL आपके ब्यूरो में रिपोर्ट होता है, और BNPL कई बार को लेंडिंग की तरह आपको दिया जाता है। तो 2 बैंक मिल के एक BNPL प्रोवाइड करते हैं। तो जब ऐसा होता है, तो एक बैंक अगर 80% लैंड कर रहा है और दूसरा बैंक 20% लैंड कर रहा है, और आपकी अगर लिमिट 20,000 की है, तो एक लोन आपका 4,000 का आया और एक लोन आपका 16,000 का आया। तो ब्यूरो में आपके एक 4,000 का एक लोन दिख के आता है। आपकी सैलरी अच्छी है, पर फिर भी अगर आपको 4,000 रुपए का लोन लेना पड़ गया, तो ये नेगेटिव सिग्नल है लेंडर के लिए। तो लेंडर अवॉइड ही करता है कि इस बंदे को लोन नहीं देना है। एक क्रेडिट ब्यूरो एक सैलरीड पर्सन को और एक पर्सन जिसकी इरेगुलर इनकम आ रही है, उनको कैसे देखता है? क्या कोई डिफरेंस रहता है कि सैलरी ज़्यादा अच्छी है तो ज़्यादा क्रेडिट स्कोर रहेगा? देखिए, क्रेडिट ब्यूरो कोई डिफरेंस नहीं करता है। क्रेडिट ब्यूरो को नहीं फर्क पड़ता है कि आपकी सैलरीड है, आपकी अनसैलरीड है, आपकी कितनी सैलरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रेडिट ब्यूरो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रेडिट वर्दिनेस को जज करता है कि आपने कैसे टाइमली पेमेंट किए हैं, आपने कितने लोन लिए हैं, आपकी कितनी क्रेडिट एज है। बस उसी फैक्टर पे आपको एक क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करता है। वो आपकी सैलरीड या आपके सेल्फ एम्प्लॉयड स्टेटस पे कभी डिपेंडेंट नहीं। क्या 750 प्लस क्रेडिट स्कोर होना गारंटी कर देता है कि आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा? नहीं, क्रेडिट स्कोर एक फैक्टर है, उसके साथ आपके बहुत सारे दूसरे फैक्टर होते हैं जो बैंक देखता है आपको लोन देने से पहले। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका स्कोर बहुत अच्छा था, 775 780 के करीब उसका स्कोर था। उसने एक बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया, तो बैंक ने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया। बाद में पता चला कि उस बैंक के साथ उसका एक क्रेडिट कार्ड था जिसपे उसने बहुत साल पहले कभी एक डिफॉल्ट कर दिया था, एक पेमेंट मिस कर दी थी और उसने वो डिफॉल्ट कर दिया था। तो उस डिफॉल्ट के चक्कर में उस बैंक ने उसको वापस लोन नहीं दिया। तो क्रेडिट स्कोर आपका करंट हेल्थ बताता है, लेकिन आपकी हिस्ट्री पूरी आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में पड़ी होती है। बैंक हमेशा चेक करता है आपकी क्रेडिट प्रोफाइल आपका लोन डिसबर्स करने से पहले। अभी मार्केट में कौन से ऐसे फ्री ऐप्स क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड रियल टाइम अलर्ट्स और मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं? क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स लोगों की अलग अलग क्रेडिट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉन्च हुए। इन्हीं में से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने भी उल्का ऐप बनाया है, जो कि रियल टाइम अलर्ट्स प्रोवाइड करता है कि आप क्या गलत स्टेप्स ले रहे हैं, क्या सही ले रहे हैं, आपका स्कोर क्यों इंक्रीज हुआ, क्यों डिक्रीज हुआ, वो भी आपको हर आपके स्कोर रिफ्रेश पे बताते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई लोन ऐसा है जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो आप क्लोज कर चुके हैं या भूल गए हैं और ब्यूरो में लेकिन वो आज भी रिपोर्ट होता जा रहा है, तो वो भी आप एक सिंगल क्लिक पे उल्का ऐप से क्लोज करा सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिनके सोल्यूशन हम उल्का ऐप पे लेके आ रहे हैं अलग अलग फीचर्स के साथ। तो आप उल्का ऐप डाउनलोड करें और अपनी क्रेडिट की जर्नी पे आप लेवल अप कर सकते हैं। क्रेडिट रिपोर्ट में एरर डिस्प्यूट करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है? तो एरर बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर रिपोर्ट में एरर ये है कि आपका लोन एक्टिव दिख रहा है, क्लोज नहीं हुआ है, तो सबसे सिंपल तरीका है उल्का ऐप डाउनलोड करिए, 1 क्लिक में आपका वो लोन क्लोज हो जाएगा, ईमेल ड्राफ्ट होके लेंडर को चला जाएगा, उसके आगे ब्यूरो को चला जाएगा। आपको अगर अभी कोई प्रॉब्लम डिस्प्यूट करानी है, एरर डिस्प्यूट कराना है, तो आप सिविल एक्सपीरियंस की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप डिस्प्यूट सेक्शन के अंदर डिस्प्यूट मार्क करिए, उसके प्रूफ प्रोवाइड करिए
और वहीं के वहीं बिना किसी कॉस्ट के आपके सारे डिस्प्यूट और एरर मार्क हो जाएंगे। 30 दिन का समय मिलता है ब्यूरो को वो एरर्स को रिजॉल्व करने का, रेक्टिफाई करने का। क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम करने के क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम करने के बहुत सिंपल तरीका एक तो यह है कि आप क्रेडिट कार्ड को उतना यूज ही ना करें, लेकिन कई बार हमको यूज करना पड़ जाता है, हमारी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके कारण हम क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपका क्रेडिट कार्ड का रिपोर्टिंग डेट क्या है। एक तो क्रेडिट कार्ड पे होता है आपका ड्यू डेट क्या है, एक दूसरा उसका रिपोर्टिंग डेट क्या है। रिपोर्टिंग डेट वो डेट है जब बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को ब्यूरो को रिपोर्ट कर रहा है। अगर आप उस दिन से पहले अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट या उसका कुछ पार्ट पेमेंट कर देते हैं तो आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम हो जाती है, और वो कम क्रेडिट यूटिलाइजेशन आपके क्रेडिट स्कोर को हेल्प कर सकती है। क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हो जिससे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो इंक्रीज हो जाए? तो देखिए, कई बार बैंक जो होती है वो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इतनी आसानी से नहीं बढ़ाती हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना मतलब बैंक आप पे और ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो बैंक आप पे रिस्क कब ज़्यादा लेगा, जब उसको पता होगा कि आप एक अच्छे कंज्यूमर हैं, आप एक अच्छे यूज़र हैं। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम नॉर्मली ये करते हैं कि हम एक क्रेडिट कार्ड को एक ही टाइप के स्पेंड्स उस पर करते रहते हैं। या तो हम ग्रोसरीज ही लेते हैं, या यूटिलिटी बिल ही पे करते हैं, या पेट्रोल ही भराते हैं। करना हमें ये चाहिए कि हमको एक क्रेडिट कार्ड को मल्टीपल बहुत अलग अलग तरीके के स्पेंड्स उस पर करने चाहिए। एक ही क्रेडिट कार्ड पे सिर्फ एक ही टाइप के स्पेंड्स ना करके एक क्रेडिट कार्ड पे सारे टाइप के स्पेंड्स करके हम बैंक को ये सिग्नल दे सकते हैं कि यार ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्ड मेरे लिए मेरा प्राइमरी क्रेडिट कार्ड है। तो ये सिग्नल जब बैंक को जाएगा, क्योंकि बैंक भी हर कंज्यूमर का एनालाइज करता है कि किस टाइप का स्पेंड्स इस कार्ड पे हो रहा है, तो उस केस में बैंक आपका क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर सकता है। क्या क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू भरने से क्रेडिट स्कोर गिरता है? टेक्निकली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आप मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं तो आप ऑन टाइम पेमेंट की कैटेगरी में हैं। लेकिन क्योंकि आपने सिर्फ मिनिमम ड्यू पे किया है तो आपका बचा हुआ पेमेंट प्लस आपने जो एक्स्ट्रा और पेमेंट्स किए हैं उसके कारण आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। और अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% के ऊपर चला जाता है तो आपके क्रेडिट स्कोर पे फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और ये बहुत इजी तरीका होता है लोगों के डेट ट्रैप पे फंसने का। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ मिनिमम ड्यू ना पे करें, बल्कि अपना पूरा क्रेडिट कार्ड ड्यू डेट से पहले पे कर दें। देखिए, जो चीज़ ट्रैक होती है, जो चीज़ मेजर होती है, वही इम्प्रूव हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर महीने अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें, देखें कि क्या बैंक ने, लेंडर ने आपके लोन पे, आपके क्रेडिट कार्ड पे सही रिपोर्टिंग कर रखी है। आपके नाम पे कोई गलत लोन या अकाउंट तो नहीं चढ़ा हुआ है आपके क्रेडिट रिपोर्ट में। तो उसका ट्रैक हर महीने ज़रूर रखें। बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है, आपका स्कोर हमेशा अच्छा रहेगा और आप अपने जो भी फ्यूचर एस्पिरेशंस है उसको आप अचीव कर सकते हैं।